हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम देखेंगे अर्थ के बारे में और जानेंगे एंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी 2012 का, जो कि था इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस ट्रैवलिंग एट स्पीड्स ऑफ सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स पर सेकंड कैन severely harm the living beings if they reach the surface of the earth. What prevents them from reaching the surface of the earth? A. The earth's magnetic field diverts them towards its poles. B. Ozone layer around the earth reflects them back to the outer space. C. Moisture in the upper layers of atmosphere prevents them from reaching the surface of the earth. D. None of the statements A, B and C are correct. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स डाइवर्ट्स देम टुवर्ड्स इट्स पोल्स। तो वो इसलिए क्योंकि अगर हम ओजोन लेयर की बात करते हैं वो तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है यूवी रेज के लिए। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं कि मॉइस्चर की अगर हम बात करें इन द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो मॉइस्चर हम जनरली देखते हैं हमारी बिल्कुल ही बेसिक लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है। ठीक है जी, तो मॉइस्चर का इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से भी अगेन कुछ लेना देना नहीं है। तो मॉइस्चर अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के साथ अगर हम कहेंगे मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लमैटिक क्रिएशन हो जाती है साइंस की। अगर हम बात करते हैं तो ये इक्वेशन बैठती नहीं है सही। तो सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो सिमिलरली हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। ठीक है जी, सिंपल मैग्नेट को अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के साथ लगा देते हैं तो वो अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो कि एक साइंस का कॉन्सेप्ट है। तो इससे क्या होगा, ये डाइवर्ट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की, डाइवर्ट कर देगी इन सारे पार्टिकल्स को टुवर्ड्स इट्स पोल्स। ठीक है जी, तो इसीलिए ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, दैट इज सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंसोलेशन की, तो इंसोलेशन वो एनर्जी है जो अर्थ को रिसीव होती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि सन से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसोलेशन के, जो अर्थ को हमारे एनर्जी रिसीव हो रही है सॉरी सन के द्वारा, तो वो होगी हमारी इंसोलेशन। सिमिलरली एपीहीलियन की अगर हम बात करते हैं, अर्थ जो है अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन अर्थ जो है सबसे दूर रहती है, कह सकते हैं हम सन से, वो होती है ऑन द 4th of July। तो फारदेस्ट फ्रॉम द सन यानी कि इस पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, फारदेस्ट फ्रॉम द सन की अगर हम बात करते हैं वो होगा दैट इज 152 मिलियन किलोमीटर्स की अगर हम बात करें वो होगी पोजीशन अर्थ और सन के बीच में। इस पोजीशन को बोलते हैं हम एपहीलियन यानी कि सबसे फारदेस्ट पोजीशन। ठीक है जी, सिमिलरली पेरीहीलियन की बात करते हैं तो सबसे पास वाला जो अगर हम बोलेंगे अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी कि 147 मिलियन किलोमीटर्स, इसे हम बोलते हैं पेरीहीलियन। तो इसे आप याद रख सकते हैं पी एंड पी, पी से पेरीहीलियन, पी से पास। ठीक है जी, पी एंड पी हम देख सकते हैं कि सिमिलरली, तो इससे आप इसे याद करेंगे। और ये होता है 3rd जनवरी को एवरी ईयर। तो हम बात करेंगे कि जो अर्थ को हमारे रिसीव हो रही है सोलर रेडिएशन के थ्रू एनर्जी, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से ये वेरिएशन हो सकती है या डिफरेंट तरह के हम कह सकते हैं राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो हमें पता है कि सिंपल कॉन्सेप्ट में हमारी ये अर्थ है, ये जियोइड है, यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे पोल्स के टाइम पे टेपर कर रही है और इंक्लाइंड है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इंक्लाइंड है अपने एक्सिस पे। अगर हम बात करें हमारी अर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया और ये हमारा सन है। ठीक है जी, तो रोटेशन के बेसिस पे अगर हम देखते हैं जो जो भी एरिया सन को फेस कर रहा होगा उसे मिलेगी सोलर रेडिएशन, बाकी वाले एरिया में होगी नाइट, तो यहाँ पे होगी नो सोलर रेडिएशन। ठीक है जी, सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट सही हो जाता है। सेकेंडली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज की वजह से। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं एक डायग्राम फिर से सेम वाला ये ड्रॉ करती हूँ। ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंक्लाइंड सरफेस की बात करते हैं, इंक्लाइंड है ना, तो अगेन हमारी जब फॉर्मेशन ऑफ सीजन होती है हम उसी की बात करते हैं कि
जब भी हमारे पास नॉर्थ में समर्स की बात होती है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ज़्यादा जो है हमारे सन की रेडिएशन पहुंचती है। तो अगेन जो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है सोलर रेडिएशन के लिए। सिमिलरली लेंथ ऑफ द डे, कि जहाँ पे लेंथ ऑफ द डे ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सोलर रेडिएशन भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जितने एलिमेंट या डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे या ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कम होंगी, सॉरी ग्रीन हाउस गैसेज अगेन हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, बट वो सोलर रेडिएशन के पर्सपेक्टिव में रही रहेगा। ठीक है, तो अगर जितनी भी हम डस्ट पार्टिकल्स या जितने भी ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स रहेंगे उतनी ही हम कहेंगे कि सन की रेडिएशन जो है वो इनकमिंग वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सिमिलरली कन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स, कि अगेन जो भी एरिया को सन से हम कहते हैं कि मिल रही है एनर्जी, ठीक है, अगर तो वो लैंड वाला एरिया है, ठीक है, तो वहां पे ऑब्वियसली सोलर रेडिएशन जो होगी हाई, क्योंकि लैंड बीइंग अ सॉलिड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। कि अगर हम बात करते हैं वाटर जो है अगेन उसको बहुत टाइम लगता है हीट अप होने के लिए, एंड साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसे एज अ कूलेंट भी हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं वाटर को। तो इसे हम कन्वेक्शन के प्रोसेस से इसे गर्म करना एज कंपेयर टू अगर हम बात करें लैंड मास को जो कि एक सॉलिड है बहुत ही थोड़ा सा टफ प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि प्रोसेसेस क्या हैं हमारी अर्थ के हीट अप होने के। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा कंडक्शन का। तो कंडक्शन में एक चीज हमें ये चीज देखनी है कि अर्थ को जो मिलती है सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन, वो जो सन से सोलर रेडिएशन मिल रही है वो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव है। तो उससे क्या होगा, तो जो सबसे पहले जैसे हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आ रही है हमारी सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन से ये वाला एरिया जो है हमारा हो जाएगा हीट अप। ठीक है, तो ये कंडक्शन के प्रोसेस की अगर मैं आपको बता रही हूँ, तो इसके ऊपर वाली लेयर्स जो होंगी अगेन वो हीट अप होना शुरू हो जाएंगी, मतलब यानी कि जो अर्थ की तरफ आ रही है लैंड को गर्म कर रही है, उसके बाद जो लैंड के कांटेक्ट में सबसे पहली लेयर आएगी वो गर्म होना शुरू होगी। अगेन जो दूसरी लेयर है इसी की वजह से ये गर्म होना शुरू होगी, सिमिलरली ये गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से हीटिंग अप प्रोसेस जो है कंडक्शन के बेसिस पे शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने कन्वेक्शनल करंट्स भी समझाए थे, तो ये वही प्रोसीजर है कि जो एयर है अगेन रिसीव कर रही है हमारी जो सोलर रेडिएशंस की। तो ये बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की ही बात हो रही है कि ट्रोपोस्फेयर में ही अकेला ये चीज़ होती है, सोलर रेडिएशन आ रही है। तो अगेन क्या होगा, जो सबसे हैवियर जो अगर हम बात करेंगे सबसे लोअर मोस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है जी, जो लोअर मोस्ट लेयर है उस तक हम पहुंचते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगी गर्म। अगेन इट विल राइज अप एंड रीच द टॉप, क्योंकि ये हो जाएगी लाइट एंड लेस डेंस। ठीक है, लेस डेंस होने की वजह से ये टॉप पे आ जाएगी, ये इसके ऊपर वाली जो लेयर अगर हम बात करते हैं ये नीचे आ जाएगी। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा और कन्वेक्शनल करंट्स फॉर्म होंगे, तो ये कन्वेक्शन के थ्रू हमारी हीटिंग प्रोसेस अर्थ की शुरू हो जाती है। थर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू एडवेक्शन। तो एक सिमिलरली हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है, यानी कि हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं हमारे जो सोलर रेडिएशन को वो पार्टिकल जो है एक दूसरे को आपस में हीटअप करना शुरू कर देते हैं। जिस साइड से भी अगर हमें आ रही है रेडिएशन तो ये हॉरिजॉन्टल वे में हीटअप होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। तो थोड़े टाइम बाद जैसे ही अर्थ का सरफेस जो अगर वो हीटअप हो जाता है तो वो ज़्यादा हीटअप होने के बाद खुद से ही रेडिएशंस को वापस से भेजना शुरू कर देता है टूवर्ड्स दी एटमॉस्फेयर। तो उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि टेरेटरी, यानी कि अर्थ की बेसिस पे या अर्थ जो है वापस से रेडिएशन भेजना शुरू कर रहा है, उसे हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो हम बात करते हैं अर्थ का हीट बजट। बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें तो ये पता है कि अर्थ के सरफेस पे एनर्जी जो है वो आ रही है हमें सन से। ठीक है, तो सरफेस जब है गर्म हो जाता है तो थोड़े ही टाइम बाद रेडिएट करना शुरू कर देता है वापस से वही एनर्जी, वही से हीट एनर्जी टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। ठीक है, लॉन्ग वेव के फॉर्म में। तो सिमिलरली क्या होता है, लॉन्ग वेव जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो है अगेन क्या करते हैं, इस सारी जो वापस से रेडिएशन आई है अर्थ की तरफ से उसको कर लेती है, या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है आई है उसे कर लेती है एब्जॉर्ब। ठीक है,
तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर से क्या होगा, इनडायरेक्टली हीट अप हो जाएगा। डायरेक्ट हीटिंग होगी उसकी बाय द सन, इनडायरेक्ट हीटिंग होगी बाय द अर्थ यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट्स हीट टू द स्पेस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि जितनी ही अमाउंट ऑफ हीट हमें सन से रिसीव हुई है अर्थ को, उसी को ही वापस से रिटर्न हो जाता है स्पेस में, यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू जो है वापस से हम रेडिएशन को भेज देते हैं टुवर्ड्स द सन। और इससे क्या होगा, एक कांस्टेंट बैलेंस जो है टेम्परेचर जो है अर्थ का वो मेंटेन हो जाता है, अर्थ के सरफेस का, एटमॉस्फेयर का, साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। इसे हम बोलते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ। तो अब ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या जो टेम्परेचर है एक एरिया का, वो पर्टिकुलरली उसके लैंड या पोजीशनिंग के साथ साथ बहुत सारे जो है फैक्टर्स उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। उनमें से एक फैक्टर आएगा हमारा लैटिट्यूड्स का। तो लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो है मेनली अगर हम बात करें, अर्थ है ये हमारा, तो हमारा इक्वेटर है मेन, फिर आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न की बात करते हैं, आर्कटिक सर्कल की बात करते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल की बात करते हैं। तो सन यहाँ पे है हमारा। और इंक्लाइंड एक्सिस की बात करें तो समर सीजन में हम देखते हैं, अगेन मैं आपको वही कंसेप्ट समझा रही हूँ, कि ज़्यादातर जो है नॉर्थ की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड रहता है हमारा जो अर्थ की पोजीशन की वजह से जो रेडिएशंस। तो ये लैटिट्यूड उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले एरिया में हो जाएंगी समर्स, यहाँ पे रहेंगी विंटर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं विंटर सीजन की, तो सन है हमारा यहाँ, अर्थ की इंक्लिनेशन के हिसाब से ये हमारे 5 लैटिट्यूड्स हो गए। तो अर्थ की इंक्लिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। ठीक है, तो अर्थ की इंक्लिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसकी तरफ ज़्यादा हम ये चीज़ देखते हैं कि रहती है सन की रेडिएशंस। तो उस टाइम पे यहाँ हो जाएंगे समर्स, एंड ऊपर वाले एरियाज में हो जाएंगे हमारे पास विंटर्स। एंड सिमिलरली जो लैटिट्यूड का एक फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन हो जाता है। सेकेंडरली ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं। ऑल्टीट्यूड होती है हमारी हाइट। तो हम एक सिंपल बात करते हैं कि हमारा जो ऑल्टीट्यूड है जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता रहेगा, क्योंकि जो एयर है वो लेस डेंस है, और जितनी भी हैवियर एयर है, यानी कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ही हैवी होती है, जिसमें कार्बन वगैरह या मीथेन की अगर हम बात करते हैं, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं हैवी, और ये कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं लोअर एरियाज में, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं और हैवी होती हैं। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड में हम ऊपर जाते रहेंगे, एयर होती जाएगी लेस डेंस, एंड जो है ठंडा जो है हमारा प्रोसीजर हो जाता है, एंड कूलिंग डाउन जो है शुरू हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं टेम्परेचर को कह सकते हैं हम कंट्रोल कर रही है। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करते हैं। तो अब हमारा अगर सी की बात करें या वाटर बॉडी की बात करते हैं, तो जो भी एरिया है आसपास सी के, अगर ये लैंड है, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है कन्वेक्शनल करंट्स फॉलो होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर लैंड के ऊपर डायरेक्टली अगर हम देखते हैं सन की रेडिएशन पड़ रही है, तो ये हो जाएगा गर्म। गर्म होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट। लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए सी की तरफ से आएगी सी ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज से क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा ठंडा। सिमिलरली ऐसे ही डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है कहीं ना कहीं अगर सी से बहुत ही दूर है, ठीक है, सी से दूर वाला एरिया है, वहां पे सी पहुंच ही नहीं पा रही है या करंट्स पहुंच ही नहीं पाएंगे, अगर वो मॉइस्चर वाले या जो ड्राई पोजीशनिंग की वजह से, हीटअप की वजह से जो एयर ड्राई हुई है, उस तक पहुंचने में ही उतना टाइम लग जाएगा जितने में ये सी ब्रीज का सारा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। सिमिलरली एयर मास सर्कुलेशन की बात करते हैं, अगेन वो कन्वेक्शनल करंट की बात करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि सन का जो या विंड सिस्टम की बात करता है हमारी, ठीक है, तो जहाँ पे विंड की प्रभाव ज़्यादा होगा वहाँ पे हम कह सकते हैं टेम्परेचर भी कम रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा अगर विंड ज़्यादा होगी। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, अगेन जो है सी ब्रीज के साथ ही कॉन्सेप्ट जो है मैच करता है, कि जहाँ पे भी हमारे ओशंस में अलग अलग तरह के करंट्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि जहाँ पे वार्म करंट्स रहेंगे वहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा ज़्यादा, जहाँ पे कोल्ड करंट्स रहेंगे वहाँ पे टेम्परेचर होगा कम। सिमिलरली हम लोकल एस्पेक्ट्स की भी बात करते हैं, तो कुछ हमारी लोकल जो चीज़ों की बात करें, जैसे हमारे पास फिलहाल गर्मियों के सीज़न में बात करते हैं कि इंडिया में लू चल रही होती है, तो वो हमारे
जो बात करते हैं एक लोकल एस्पेक्ट आ जाता है, वो ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं नहीं होता है। नॉर्थ इंडिया में ही कहीं ना कहीं समर के सीजन में लू चल रही होती है, उसी के बेसिस पर टेम्परेचर अगेन हाई हो जाता है। तो ये लोकल कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। तो अब जानते हैं कुछ अगेन डिफरेंट डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की। आइसोथर्म्स की बात करते हैं। आइसोथर्म्स जो है वो इनविजिबल लाइंस हैं, ठीक है जी, जो हम जो है मैप पे ड्रॉ करते हैं, मैप पे ड्रॉ की जाती हैं आइसोथर्म्स। और ये कौन सी लाइंस है जो ज्वाइन करती हैं सेम टेम्परेचर वाले एरियाज को, आर द लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर्स, उसे हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। सिमिलरली नॉर्मल लैप्स रेट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता रहेगा जैसे जैसे अगर हम एलिवेशन को बढ़ाएंगे, यानी विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड जो है टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एंड सिमिलरली इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, ये अगेन बिल्कुल ही उल्टा है नॉर्मल लैप्स रेट से, कि विद द इंक्रीज इन एलिवेशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है रादर देन डिक्रीजिंग। तो यही था इस चैप्टर में। तो अब है क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज 2012। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स: फर्स्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ, सेकंड एयर प्रेशर एंड विंड, थर्ड डेंसिटी ऑफ ओशन, फोर्थ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स। तो मिलेंगे इसके आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच।